करंट कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। और अगर चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा तो आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी पे डायरेक्ट अपन टाइम पुट कर सकते हैं, आ जाएगा। आई एवरेज कैसे निकालेंगे, तो टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी T1 से T2 माइनस डिवाइड बाय T2 माइनस T1, है ना। देन इसी को पलट के लिख देंगे अपन, डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी, टोटल चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू टोटल आ जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी T1 से T2 तक के लिए। और क्यू और टी का जब ग्राफ बनेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो जो स्लोप होगा वो करंट बताएगा। और अगर आई और टी का ग्राफ बना तो क्यू कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर ग्राफ से, ठीक है। वैसे ये कंडक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज़ वी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज़ वी बाय एल, वी अपनी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, एल अपनी लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। देन ये सिंपल क्वेश्चन है, एक बार में हो गए थे, ये देख लेना, समझ जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला है, तो क्यू ये दिया था और पूछा था कि टी जी इक्वल्स टू 3 पे कितना करंट आएगा, तो इसको डी क्यू बाई डी टी करो, 40 आएगा, टी रखूँगा 3, 12, ख़त्म। करंट डेंसिटी इज़ आई इज इक्वल्स टू जे डॉट है, यानी कि आई इज इक्वल्स टू जे कॉस थीटा, यानी कि अमाउंट ऑफ आई फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू एरिया। जैसे फ्लक्स होता था अपना परपेंडिकुलरली जो निकलेगा एक एरिया से, है ना, एक एरिया से परपेंडिकुलर वो। देन सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं इसके भी। पहली बात तो अगर जब 0 डिग्री होगा तो जे 90 डिग्री पे, यानी कि ऐसे अपोजिट, एरिया वेक्टर ये है, करंट यहाँ से जैसे जा रहा है तो 90 डिग्री करंट 0 करंट बनाएगा ये, है ना। ये जे दिया है, ये ए दिया है, तो आप जे इंटू ए करोगे, ये आई और ये जे तो कट जाएगा, तो ये जे के साथ ये अलग जे जाएगा, कट आया, समझ गया ना। देन क्वेश्चन नंबर 5 में करंट डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है, जे इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जे दिया है, और तो ये मान लो ये कोई कंडक्टर है, ये इतनी इतनी डिस्टेंस अपनी एक्स है, छोटी सी रिंग, तो इसका डी ए कितना आएगा, डी ए आएगा 2πx dx, या मैं तो 2πr/dr भी ले रहा था, वो भी सेम ही है ना, वेरिएबल आप कुछ भी ले लो। ये आर डिस्टेंस पे ये 2πr/dr बना रहा है ना, तो ठीक है। डी आई अपना क्या आ गया, डी आई कैसे लिखेंगे, जैसे आई इज इक्वल्स टू जे ए लिखते थे, जे ए कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 पे है, तो वैसे ही आई इक्वल्स टू जे ए पे डी आई इज इक्वल्स टू जे इंटू ए, ये डी ए लिखा है अपना, है ना, ये डी ए यहाँ पे लिखा, जे सी एक्स स्क्वायर, डी ए यहाँ पे। ये अब टोटल करंट निकालना था अपन को, टोटल करंट बोला था यहाँ पे, है ना, जो भी बोला था, टोटल करंट पूछा था यहाँ पे। तो अब आप इंटीग्रेट कर दोगे, टोटल करंट आ जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके आर तक, है ना, जितना पूछा है। फिर उसके बाद वही इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेडियस आर, 0 से लेके आर तक करना था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे जे इज इक्वल्स टू ए ई बी एक्स, है ना, ये कोई स्क्वायर लेंथ है एल एल की साइड की, अब किसी एक्स डिस्टेंस पे बताना है कि कितना होगा। तो जे ये दिया था, ये एक स्मॉल स्ट्रिप है डी एक्स लेंथ की, है ना, एक्स डिस्टेंस दूर, तो अपना वो क्या आ जाएगा, डी आई इक्वल्स टू जे डॉट डी ए, डी आई इक्वल्स टू ये जे लिखा है अपना, और एल एल डी एक्स, ये एल डिस्टेंस, ये एल इसकी डिस्टेंस है और डी एक्स इसकी स्ट्रिप है ना, तो एल डी एक्स आ गया अपना, इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ कुछ होता है, पता ही है, ज़रूरी नहीं है अब, है ना। तो हाँ, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देन एक्सलरेशन निकलती है अपनी ई बाय एम से, है ना, ई इलेक्ट्रॉन इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एम, एंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन, है ना, बिकॉज ऑफ कोलिजन होता रहता है, तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता। ए अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है, लेंथ एल है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी है पोटेंशियल डिफरेंस, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई इज इक्वल्स टू वी बाई एल होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है अपनी ई टाउ बाय एम, ठीक है। और जो यहाँ पे एन होता है अपना, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम, कैरियर डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दो इसको, है ना। एम है अपना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। क्या क्या ड्राइव कर सकता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होती थी, ई टाउ बाय एम, जिसमें एन कैरियर डेंसिटी होता था, तो मोबिलिटी पता कर सकते हैं,
मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय ई, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ई है ना। और कट पिट के अपन रिलेशन पे लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम, ठीक है। देन करंट के बारे में एक और फार्मूला, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। देन वी डी पुट करेंगे तो एन ई स्क्वायर टाउ ए ई बाय एम आएगा। देन ये सब निकाल के आई और वी को अलग कर लेंगे तो ये आर निकल के आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस अपना क्या निकल के आया, अपना एम एल एन ई स्क्वायर टाउ बाय ए, ठीक है। और रेजिस्टेंस में अपन रो एल बाय ए का फॉर्मूला कंपेयर करेंगे तो ये रो निकल के आ गया एम एन ई स्क्वायर एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, अपनी रेजिस्टिविटी निकल के आ गई। ओम्स लॉ होता था वी स्क्वायर वी इक्वल्स टू आर आई आर, है ना। आर रेजिस्टेंस वो सब पता है, किस किस डिपेंड करता था, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे। टाउ टेम्परेचर बढ़ेगा, टाउ कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। नेचर ऑफ मटेरियल पे सारी चीज़ें। देन इसी के डिफरेंट फॉर्म्स, करंट के डिफरेंट फॉर्म अपने ये आई इक्वल्स टू एन ई वी डी में ए को नीचे लेके आए तो आई बाई ए अपना जे बन गया, जे इक्वल्स टू एन ई वी डी पुट किया अपन ने म्यू ई। देन कुछ करेंगे तो जे इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अपना रो। तो 1 बाय रो को अपन लिख सकते हैं सिग्मा, है ना। सिग्मा तो जे वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर आ जाएगा, अपना वेक्टर लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आ जाएगा, ठीक है। देन कंडक्टेंस अपनी होती है 1/r जिसको डी जी से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी होती है अपनी 1/रो जिसको सिग्मा डिनोट करते हैं, जो कि अपन ने यहाँ बात करी थी, ठीक है। देन ओम्स लॉ का ग्राफ पता है, स्ट्रेट लाइन वाला बनता है, ठीक है। तो अगर ये रेजिस्टेंस है, अगर ऊपर वाली रेजिस्टेंस ज़्यादा होती नीचे वाली रेजिस्टेंस, तो मतलब अगर स्लोप 2 ज़्यादा है, स्लोप 2 का ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस 2 का ज़्यादा होगा, मतलब ये R2 है, ये R1 है, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना। और रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, है ना। कंडक्टेंस ही होता है 1/r, तो है ना। तो उल्टा हो जाएगा, G1 ग्रेटर हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ज़्यादा आएगा इसका। देन जो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, और बाकी नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कि डायोड्स, ठीक है। तो डायोड्स में स्ट्रेट लाइन नहीं आता, इसलिए वो नॉन ओमिक है। देन टेम्परेचर डिपेंडेंस, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। देन ये आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, और आर नॉट होता है रेजिस्टेंस एट 0 केल्विन, या फिर ये डिफाइन नहीं था पहले, 0 केल्विन या 0 टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो इसको इनिशियल रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं कभी कभी, है ना। और 1 + अल्फा डेल्टा टी, अल्फा है अपना टेम्परेचर कोफिशिएंट, और यहीं पे थोड़ी मैच लगा के अल्फा निकाल लेना, जैसे यहाँ पे आर नॉट मल्टीप्लाई किया, फिर अल्फा डेल्टा टी ये निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। और ये मटेरियल डिपेंडेंट होता है। और हमारे कंडक्टर में जब हम इसका ग्राफ देखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, ऐसा कुछ ग्राफ आता है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट वाले का। देन सेमीकंडक्टर में जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। कंडक्टर में उल्टा होता है, ये पूछते हैं मेंस में आता है ये। देन यहाँ पे ये कोई रैंडम पाइप है, इसमें से करंट सेम जाएगा पहली बात तो, ठीक है। और वेलोसिटी कहाँ होगी करंट की सबसे ज़्यादा, यहाँ पे। इट इज़ लाइक आपने पाइप का मुंह दबा दिया है तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ से निकलेगी। देन करंट डेंसिटी भी आगे होगी जहाँ पे एरिया कम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं कम है जहाँ एरिया कम है, ठीक है। वहीं ज़्यादा है वहाँ जहाँ जहाँ पे एरिया कम है। होता है रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज मतलब कंपनी ने अगर कुछ लिखा है बैटरी पे ये इतने वोल्टेज का है, 6 वोल्ट का है, तो ये 6 वोल्ट का है ना। एक्चुअल यूज़ के टाइम पे वैसे वो 6 वोल्ट होता नहीं है, 5-4 वोल्ट, 4.5-5 वोल्ट ऐसे ही आता है, ठीक है। तो ईएमएफ के अंदर होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक आइडियल बैटरी के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है। रियल बैटरी में हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जैसे कि यहाँ पे ईएमएफ 2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है ना। जैसे यहाँ देखें इंटरनल रेजिस्टेंस 2 वोल्ट और इंटरनल ईएमएफ 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है। देन वैसे ही ईएमएफ हमारी क्या होती है, पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी इन ओपन सर्किट। मतलब ईएमएफ कब मैक्सिमम आता है, जब हम बैटरी को ओपन सर्किट पर रखें, है ना। जब बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे होंगे तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज़ होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ई माइनस आई आर। और जब चार्ज कर रहे होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो आएगा पी डी इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर, है ना, प्लस माइनस का फ़र्क है। दैन बैटरीज़ को हम सीरीज़ और पैरेलल पे लगा सकते हैं, तो जब सीरीज़ में लगाएंगे तो करंट हमारी अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन मतलब पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, यहाँ ये बड़े डंडे को प्लस माना, छोटे वाले को माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, सब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं,
तो इसका EMF E1, इसका रेजिस्टेंस R1, E2 R2 और E3 R3 है ना, ऐसे करके है। तो सबको ऐड करेंगे तो ई इक्विवेलेंट अपन लिख सकते हैं E1 + E2 + E3 अप टू EN। वैसे ही आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं R1 + R2 अप टू RN, है ना। और अगर आइडेंटिकल बैटरीज कनेक्टेड है, आइडेंटिकल का मतलब ये EMF अगर ये 6 वोल्ट की EMF है, ये 6 वोल्ट की, ये 6 वोल्ट की, करते करते n टाइम्स लगे हैं 6 वोल्ट के EMF, तो क्या होगा, ई इक्विवेलेंट हो जाएगा n टाइम्स E। जैसे बोल दिया कि 6 बार 6 EMF की लगी तो 6 6 36 हो जाएगा इक्विवेलेंट। वैसे ही आर इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा n टाइम्स R, ठीक है। n टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है बस डायरेक्ट अपन को। फिर सीरीज़ में ही और देखें इन्फॉर्मेशन, तो अगर n टाइम्स आइडेंटिकल बैटरीज लगी है यहाँ पे, मान लो n टाइम्स लगी है, उसमें से उसके अंदर में से m टाइम्स जो है वो गलत लगी है बैटरी हमारी, है ना, अपोजिट पोलैरिटी की लगी है, रॉन्गली कनेक्टेड है, तो ई इक्विवेलेंट निकल के आएगा एन ई माइनस 2 टाइम्स एम ई। लोग गलती करते हैं एन ई माइनस एम ई कर देते हैं, लेकिन यहाँ एन ई माइनस 2 टाइम्स एम ई होगा, 2 टाइम्स, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट एन टाइम्स, टोटल एन टाइम्स था तो आर इक्विवेलेंट भी एन आर आएगा, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है एक, तो यहाँ पे 5 EMF लगे हैं जिसमें से 2 इनकरेक्ट हैं, दो गलत तरीके से जुड़े हुए हैं, तो आर इक्विवेलेंट तो 5 बार आएगा, 5 EMF जुड़े हैं तो उनके 5 इंटर रेजिस्टेंस तो 5 बार। लेकिन ई इक्विवेलेंट अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन टाइम्स ई, एन क्या था 5 बार, 5 बार 1 2 3 4 5 टाइम लगे हैं, 5 टाइम्स ई माइनस 2, ये वाला 2, और 2 रॉन्ग कनेक्टेड है, तो ये 2 रॉन्ग कनेक्टेड है, इसकी पोलैरिटी अलग है ना, ये पॉजिटिव है, ये देखो नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, छोटा वाला आगे आ गया है, तो 2 टाइम्स 2E, तो 5 माइनस 4E, ई बचा, तो ई इक्विवेलेंट ई के बराबर आया, ठीक है। देन आते हैं जब बैटरीज पैरेलल पे लगाते हैं तो क्या होता है, तो पैरेलल पे ऐसी लगी है, अब इसका आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, R1 × R2 बाय R1 + R2, और ई इक्विवेलेंट की एक निकालने के लिए रिलेशन लगाते हैं, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1/R1 + E2/R2 + E3/R3 करते करते, है ना। फिर उसके बाद आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकालेंगे, फिर ई इक्विवेलेंट को यहाँ मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर n बैटरीज को कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल से ऑन दी सेम साइड, जैसे मैंने बताया था सेम साइड्स पे कनेक्ट किया n बैटरीज को, तो ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट आएगा हमारा, ऐसे ही करते जाओ, प्लस करते जाओ, E1/R1 E2/R2 E3/R3 n टाइम्स करते जाओ, है ना। देन यहाँ एग्जांपल है पैरेलल वाले का, तो ये कुछ दिया है, तो इसमें सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो आप, तो है ना, ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो R1 × R2 बाय R1 + R2, यहाँ पे 1 है R1, यहाँ R2 2 है, तो करेंगे 2/3 आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, रिलेशन लगाएंगे ई इक्विवेलेंट, हाँ ई इक्विवेलेंट वाली रिलेशन लगाएंगे, तो E1/R1, E1 यहाँ 10 है और R1 इसका 1 है, देन E2/R2, E2 इसकी 2 है 6 है, और R2 इसकी 2 है, तो यहाँ ये लगाया, ई इक्विवेलेंट 13 के बराबर आया, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 13 के बराबर आई, आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई किया तो ये ई इक्विवेलेंट निकल के आया 14/3, ठीक है। वैसे ही अगर पोलैरिटी अलग होगी, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल इसको माना है तो यहाँ 10 वोल्ट है, तो इसको -6 वोल्ट मान लिया, तो यहाँ माइनस हो जाएगा इसकी जगह, ठीक है, ओपोजिट पोलैरिटी वाला, तो और आर इक्विवेलेंट वाला वही R1/R2 बाय R1 + R2, तो 2/3 यहाँ पे आया, समझ गए। देन अगर n आइडेंटिकल बैटरीज को कनेक्ट किया है पैरेलल में, यानी कि एक ये वाली बैटरी, फिर नीचे एक और एक और एक और करते करते n टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी जो आर इक्विवेलेंट है वो तो R/n हो जाएगी अगर पैरेलल में n टाइम्स कनेक्ट किया है, और जो ई इक्विवेलेंट है वो ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है, n टाइम्स, अगर यहाँ 10 10 10 10 करते करते n टाइम्स कनेक्ट कर दिया तो 10 ही आएगा EMF हमारा। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, तो हमारी सेल लगी है एक 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 करके सीरीज़ में n टाइम्स लगी है, देन नीचे भी सीरीज़ में n टाइम लगी है, ऐसे पैरेलल में, है ना, तो n टाइम्स तो सीरीज़ में लगी है और m टाइम्स रो उसके पैरेलल में लगे हैं, तो अपन को बताना है ऐसी कंडीशन, व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट करंट थ्रू आर एक्सटर्नल इज मैक्सिमम, इस आर एक्सटर्नल के थ्रू कब करंट मैक्सिमम जाएगा, है ना। और ये क्वेश्चन किसका है, मैक्सिमम पावर थ्योरम का क्वेश्चन है, एडवांस में ही पूछते हैं। तो
अपन ने याद है मतलब n टाइम्स इक्वेट करेंगे ईएमएफ को तो n टाइम्स ई आएगा, है ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस n टाइम्स आर आता है। अब ये यही मैं एनी को मैं पैरेलल में ले रहा हूँ m टाइम्स, तो एनी 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 करते करते m टाइम्स ले रहा हूँ मैं। तो जब मैं पैरेलल में m टाइम्स लूँगा तो वो एनी ही आएगा, है ना। जैसे यहाँ पैरेलल में बताया था मैंने कि ईएमएफ बताओ पैरेलल में, है ना, कितने टाइम लोगे, तो इक्विवेलेंट ई के बराबर आया था। वैसे ही यहाँ पे एन ई आएगा एम टाइम्स अगर मैं लूँगा तो। और एन आर जो आएगा वो अपना हाँ, वो एन आर जो आएगा वो एन आर बाई एम आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे आर बाई एन हो गया था, तो यहाँ पे एन आर बाई एम आएगा अपना, ठीक है। तो ये आ गया। तो इसको इक्विवेलेंट बैटरी ये बना दी हमने। फिर आर एक्सटर्नल बाहर से चला गया। तो आर नेट क्या होता है, आर एक्सटर्नल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल क्या आया था, एन आर बाई एम। करेंट इन सर्किट को अपन जैसे वी इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला होता है, वैसे वी की जगह ई एम एफ रखेंगे अब से। तो आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, है ना। तो यहाँ ई एम एफ रखा, नीचे आर रखा, ये निकाला, कुछ कुछ आया। रिज़ल्ट ये है कि आर एक्सटर्नल जब एन आर बाई एम के बराबर होगा तब करंट मैक्सिमम होगा। इसका मतलब आर और एम की, एन और एम तो भूल जाएगा तो बाद में, लेकिन ये याद रखना कि जब बाहर का रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल आए तब मैक्सिमम। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आया था, ये आया था। ये कैसे कैलकुलेट किया था अपन ने, यहाँ सिखा दिया मैंने, है ना। एन आर फिर एम टाइम्स है तो एन आर बाई एम। तो ये जब इसके इक्वल होगा तब करंट मैक्सिमम जाएगा। तो ये क्वेश्चन है ना, ये सॉल्व करना है। रेजिस्टेंस अपन को, ये कोई पी टर्मिनल है, ये कोई क्यू टर्मिनल है, और खाली वायर के पोटेंशियल सेम होते हैं। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल एक्स माना है तो यहाँ का एक्स, यहाँ का एक्स, और यहाँ का वाई है तो यहाँ का वाई होगा। खाली वायर है, देखो ना, ये खाली वायर है। यहाँ यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस लाइन पे, है ना। तो यहाँ का वाई फिर यहाँ का वाई। तो कैसे करेंगे, अगर हम देखें तो ये दोनों, इसको अलग मान लो, इन दोनों रेजिस्टेंस को। तो ये दोनों तो पैरेलल में है ना, ये पैरेलल में आ गए। फिर इन तीनों को देखेंगे तो ये तीनों अपने अलग पैरेलल में अपने, ठीक है, ये पैरेलल में। फिर ये जुड़े हैं इससे, यहाँ से कनेक्टेड है, और ये दोनों अपने अलग पैरेलल में है, ये पैरेलल में आ गए, ठीक है। तो इनका पैरेलल क्या आएगा, आर बाई टू। इनका तीनों का पैरेलल आएगा आर बाई थ्री। इन दोनों का पैरेलल आएगा आर बाई टू, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे अपन, ये तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा अपना 4r/3। और ये इक्वल था nr/3 के क्वेश्चन में, है ना। तो 4 की वैल्यू आएगी n के बराबर। देन उसके बाद देखेंगे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये कोई ए टर्मिनल, ये कोई बी टर्मिनल है। तो ये अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन है, रट ले सीधा, है ना। ये अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन है। डायरेक्ट आर को ऐड करेंगे तो r/3 आ जाएगा अपना, ठीक है। और इसी की जगह हम अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देंगे और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देंगे, जैसे यहाँ पे इन दोनों पे यहाँ रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसमें बीच वाला रेजिस्टेंस काम का नहीं आता। तो ये दोनों सीरीज़ में और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में, तो ये 2r और 2r/2 आर के बराबर आता है, ठीक है। देन उसके बाद अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ सर्कल रेडियस ए। हाँ, कोई वायर है रेजिस्टेंस आर की, जिसको बेंड करके अपन ने एक सर्कल बना दिया, उसकी रेडियस हमारी ए है। तो फाइंड द रेजिस्टेंस पॉइंट्स ए एंड बी, है ना। जब अलग अलग थीटा पे, केस वन ये है जब थीटा 180 डिग्री हो, तो ये रेजिस्टेंस जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, वायर, इसकी रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ से वायर पास कर रही है। तो अपन ने यहाँ से करंट भेजा, तो करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकलेगा, करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकलेगा। करंट आधा आधा बढ़ गया और यहाँ पे आके टोटल करंट निकला। तो ये रेजिस्टेंस आर का था, तो यहाँ पे r/2 हो गया, यहाँ पे r/2 हो गया 180 डिग्री के लिए। तो आर इक्वलेंट क्या होगा, R1 × R2/R1 + R2, टोटल आया r/4, ठीक है। इन सेकेंड केस में 90 डिग्री लिया था इनने। तो 90 डिग्री में क्या होगा, वायर को ऐसा लो, घुमा दो, यहाँ से 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री के लिए एक साइड आएगी r/4, दूसरी साइड आएगी 3r/4, है ना। समझ गया, मतलब 90 डिग्री है तो वायर के 4 पार्ट किए अपन ने, तो r का r/4 कर दो और बचा हुआ 3r/4 हो जाएगा। तो वही ऐड कर दो, आ जाएगा। देन तीसरे केस में वायर को 60 डिग्री किया। अब 60 डिग्री में सोचो कैसा आएगा, तो 360/6 अपना 6 से डिवाइड हो जाता है ना। तो r को हम r/6 लिख सकते हैं और बचे हुए को 5r/6 लिख सकते हैं। r - r/6 करेंगे तो 5r/6 आ जाएगा।
तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो। फिर उसके बाद अगर दो वायर हैं सेम लेंथ की और सेम थिकनेस की, यानी कि एल सेम है ए सेम है, और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 6 दिया है और दूसरे वाली वायर का 3 दिया है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टिविटी है ना, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, बाकी सबका एल और ए सेम है। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इफेक्टिव रजिस्टिविटी कितनी आएगी अपनी। तो पैरेलल में कनेक्ट किया तो ये एक के ऊपर एक थे, है ना। तब एरिया सेम था, लेंथ सेम था। लेकिन अगर दोनों कंबाइन कर देंगे तो एरिया दोनों का ऐड हो जाएगा ना, तो 2a हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट अपना क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई 2a, ए नहीं आएगा है ना, 2a हो जाएगा। ठीक है, अब उसको अगर मैं इक्वेट करने जाऊँगा, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे इक्वेट कर दिया पैरेलल के साथ वाला। तो आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू रो इक्विवेलेंट 2a खोलूँगा कटेगा, आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा 2 रो 1 रो 2 बाई रो 1 प्लस रो 2, आंसर रख देंगे आ जाएगा। देन अगर यही बोल देते सीरीज़ में करने के लिए तो एक के बाद एक लग जाता, एक वायर यहाँ आती, एक वायर यहाँ आती, अभी लेंथ 2l हो जाती है अपनी। ठीक है ना, यहाँ पे देखो लेंथ 2l हो जाती, एरिया अभी सेम रहता। तो तब ऐसे कर लेते हैं अपन, तब आर इक्विवेलेंट अपन सीरीज़ में खोलते हैं और यहाँ रख देते, ये वाला फार्मूला आ जाता कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई पूछ रहे हैं। तो एक्स ये रहा, वाई ये रहा। अब अपन अगर करंट यहाँ से भेजेंगे तो करंट कभी ओपन सर्किट में जाएगा, है ना। ओपन सर्किट यहाँ पे ए और बी है, अपन को एक्स और वाई के बीच में बात करनी है। तो बैटरी अपनी यहाँ से यहाँ ऐसे लगी है ना। क्यों नहीं जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से लौट के वापस वाई को आ जाएगा, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन लगेगी, है ना। चार्ज वेस्ट नहीं होगा खुले ग्राउंड में ए या बी पे जाके। तो करंट कैसे मूव करेगा अपना, एक्स जाएगा, यहाँ बटेगा, यहाँ बटेगा, ऐसे घूम के आएगा वापस और वाई को लौट जाएगा। तो रेजिस्टेंस काउंट करते हैं टोटल, है ना। करंट ऐसे गया, यहाँ नीचे भी गया, लेकिन आगे और देखते हैं। फिर आगे गए तो यहाँ नीचे और गया, फिर आगे और देखते हैं, फिर आगे तो खुला ग्राउंड है तो रिटर्न जाएगा ऐसे। अब ये तीनों हमारे देखें सीरीज़ में है, आर तो 3R हो जाएगा, फिर वापस रिटर्न आएगा वाई को, तो यहाँ 3R हो गया। देन वापस से करंट भेजेंगे अपन, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे भी गया, ठीक है देखते हैं बाद में, फिर आगे गया, फिर नीचे गया, फिर आगे गया, नीचे वाला बाद में देखेंगे, है ना। आगे गया तो रिटर्न आया ऐसे। अभी आर और 3R हमारे पैरेलल में हो गए थे, तो आर और 3R को पैरेलल में लिखा 3R/4, फिर आया रिटर्न वाई को वापस, फिर वापस से करंट भेजेंगे, यहाँ आर से गया, थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है। आगे भेज के देखते हैं, तो आगे भेजे तो ये 3R/4 और ये आर अब तीनों सीरीज़ में हो गए, तो ये आगे वापस वाई पे जुड़ गया। ठीक है, अब और करंट फिर से भेजेंगे, तो ये 3R और ये आर 2R मिलके 11R/4 बन गया। अभी वापस भेजेंगे तो नेक्स्ट में 11R/4 और ये वाला आर हमारा पैरेलल में हो गया। तो ऐसे देखे तो समझ गए, ये 11R/4 और ये पैरेलल में हमारा 11R/15 हो गया। देन नेक्स्ट टाइम तीनों ऐड कर देंगे तो 2R + 11 15 41/R हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स और ए के बीच में पूछा है, तो एक्स और ए के बीच में पूछा है तो ये तो ओपन ग्राउंड हो गए अपने, ओपन सर्किट वाई और बी वाले। करंट यहाँ कभी जाएगा ही नहीं, करंट जाएगा ऐसे ऐसे नीचे से होते हुए ऊपर, फिर ऐसे, है ना। या तो डायरेक्ट जाएगा या तो ऐसे नीचे से, दोनों साइड से जाएगा। तो अगर करंट यहाँ से भेजूँ मैं ऐसे, तो ये देखो ये दोनों आ गए सीरीज़ में, खटाक से पकड़ लिया 2R। फिर आगे गए, ऊपर भी जाएगा शायद थोड़ा सा, है ना। फिर यहाँ देखें तो ये दोनों सीरीज़ में दिख गए इसको, ठीक है भाई 2R। फिर यहाँ ऊपर वाला ये आर, है ना। अब और ये बीच वाला आर ऐसे ही रख दो। तो अब जब मैं इसको खोल के देखूँगा तो ये दोनों आर, ये भी 2R बन जाएगा। तो ये अपना बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। बैलेंस व्हीटस्टोन की ब्रिज की आर की वैल्यू आती थी आर के बराबर। टोटल रेजिस्टेंस निकालना था एक्स और बी के बीच में, एक्स यहाँ ये रहा, बी यहाँ ये रहा। ओपन सर्किट्स कौन से हो गए, वाई वाले और ए वाले। यहाँ करंट नहीं जाएगा, करंट कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे से जाएगा और करंट ऊपर से जाएगा। ठीक है, अगर नीचे से मान लिया नीचे से जा रहा होगा तो ये दोनों सीरीज़ में आ गए, 2R हो गया, ये लो भाई 2R ये आ गया। फिर करंट आगे जा रहा है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है ना। फिर यहाँ पे बट भी टर्मिनल आ गया, ठीक है। अभी ऊपर से भेज के देखो तो यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस आर, फिर ये वाला रेजिस्टेंस आर, है ना। यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस आर, ये वाला रेजिस्टेंस आर। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखो ये सीरीज़ में आ गए, तो ये 2R हो गया अपना, ये वाला 2R हो गया।
फिर यहाँ पे अदर रेजिस्टेंस आर, ये रहा। ठीक है, अब देखें बना के डायग्राम दोबारा से, तो व्हीटस्टोन जैसा लगेगा लेकिन ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन को KCL लगाना पड़ेगा, है ना। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन सॉल्व करने के लिए KCL क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है नेट करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। अब जैसे फार्मूला होता था V इज इक्वल्स टू आई आर, कन्वर्ट करके लिख दिया I इज इक्वल्स टू V बाई आर। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस करनी पड़ेगी, मतलब कि कोई भी जंक्शन पकड़ो और उस जंक्शन को हायर पोटेंशियल मानो, देन सॉल्व करो, है ना। तो जैसे मान लिया इसके अराउंड 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, कितने वोल्ट की मान लो, EMF या वोल्टेज डिसाइड नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा रेजिस्टेंस को, क्योंकि रेजिस्टेंस तो R इक्वल्स टू रो बाई एल में इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो मैं कितना भी EMF ले सकता हूँ, तो मैंने 10 वोल्ट मान लिया। अब ये बड़ा टर्मिनल था, पॉजिटिव टर्मिनल था, तो हायर पोटेंशियल है, तो मैंने इसको 10 मान लिया। ये लोअर पोटेंशियल था, इसको मैं 0 मान लिया। ठीक है, अब खाली वायर है तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, खाली वायर से 0। ठीक है, देन यहाँ पे पोटेंशियल एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। 10 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। ठीक है, तो अब नोडल एनालिसिस लगाने के लिए मैंने एक्स को एक जंक्शन माना, यही यही जंक्शन है, इसको मैं एक नोड माना, है ना। अब मैं इन दोनों के बीच का वो निकालूंगा, डेल्टा V बाय आर। तो इनका ये हायर पोटेंशियल है तो ये लोअर पोटेंशियल हुआ, तो x माइनस 10 बाई आर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। देन इसका निकालूंगा तो x माइनस वाई बाई आर, है ना, x माइनस वाई बाई आर। देन x माइनस 0 बाई 2r, 2r रेजिस्टेंस है यहाँ पे। सिमिलरली मैं y के लिए निकालूंगा, तो y के लिए y माइनस 10 बाई 2r। ठीक है, देन y माइनस x बाई आर, ये रहा। देन y माइनस 0 बाई आर, ये रहा। सॉल्व करूँगा कुछ इक्वेशन निकल के आएगी, ये वाली सॉल्व करूँगा, एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 40/7 आ रही है और y की 30/7 आ रही है, तो यहाँ का वोल्टेज, x का वोल्टेज आ गया अपना 40/7 और y का वोल्टेज आ गया 30/7। ये लोअर वोल्टेज है, ये हायर वोल्टेज है। ठीक है, अब यहाँ से करंट तो सेम ही पास होगा, यहाँ से कोई करंट I1, यहाँ से कोई करंट I2, यहाँ से I टोटल निकलेगा क्योंकि एक वायर जॉइंट हो रही है। तो I टोटल कैसे निकालेंगे, I टोटल वही डेल्टा V बाई आर, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 माना था मैंने, तो हायर माइनस लोअर, तो हायर माइनस का लोअर बाय रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2R थी, 2R प्लस वही 30 माइनस का लोअर, 30 माइनस के लोअर R करूँगा, 50/7 R आएगी मेरी I की वैल्यू, है ना। अब V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, R इक्विवेलेंट किसके बराबर आया था, V टोटल बाय I टोटल। तो R इक्विवेलेंट मैंने यहाँ रखा, समझ गए, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखूँगा मैं, तो इसमें अपन को करंट निकालना है, करंट थ्रू दिस। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अपना, यहाँ कोई ओपन सर्किट नहीं है, घुमा के निकालेंगे ऐसे। तो यहाँ से मूव करूँगा मैं, तो ये तीनों सीरीज़ में दिखेंगे, 4 2 2 8 8 आया। अब ये और ये वाला 8 अपना पैरेलल में है तो 4 आएगा, 4 के साथ ये 2 और 2 और करूँगा ऐड तो 8 आएगा, 8 और ये वाला 8 अपना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 के साथ 4 3 2 9 आ जाएगा, तो अपना रेजिस्टेंस 9 आया, वोल्टेज 9 है, आई अपना 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 कैसे 1 एम्पेयर कैसे पास ऑन होगा, यहाँ से 1 एम्पेयर गया, यहाँ गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट आया 0.5 बटा आधा आधा हो गया। देन ये 0.5 आगे मूव किया, यहाँ से यहाँ पे आया, फिर ये 2525 पे कट गया, है ना। तो ठीक है, 0.25 पे आ गया, तो ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेना बाद में। 4 ओम पे हमारा 0.25 पास ऑन हो रहा था, 2.5 एम्पेयर, 25 एम्पेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा अपना वैसे ही। देन यहाँ बताया है वायर जॉइनिंग बी एंड डी में से अपन को करंट बताना है, बी और डी में से। अब बी और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे हायर हाँ सॉरी ये, है ना। तो वायर को चिपकाया अपन ने, फिर ये दोनों पैरेलल में थे, इन दोनों को सॉल्व किया, तो इसका आर इक्विवेलेंट आ रहा था 4/5, इसका 6/5, दोनों को सॉल्व किया तो अपना सर्किट का करंट आया 10 एम्पेयर निकल के। अब 10 एम्पेयर टोटल करंट था, मतलब कि यहाँ 20 वोल्ट का जो बैटरी लगा है, यहाँ से 10 एम्पेयर पास हो रहा था अपना। ठीक है, ये देख सकते हो। अब अपन हर एक रेजिस्टेंस में से करंट निकालेंगे तो पता चल जाएगा।
तो I1 निकाला हमने, I1 कैसे निकाल दे, I1 अपन ने R2 इंटू टोटल करंट बाय R1 प्लस R2, है ना। मतलब I1 लिया, दूसरे का R पकड़ो, दूसरे का R यहाँ पे R है, टोटल करंट अपना 10 एम्पियर आ रहा था, और देन R1 प्लस R2, R1 या 1 एम्पियर 1 ओम प्लस ये 4 ओम, तो 5 ओम, है ना। वैसे ही बाकी सब का I निकालेंगे तो अपना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पता चला कि अगर I1 8 एम्पियर है तो बचा हुआ I2 अपना यहाँ 2 एम्पियर होगा, क्योंकि 10 तो टोटल मूव कर रहा था। ऐसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना। तो यहाँ अपन ने देखा कि यहाँ पे 8 जा रहा है, और यहाँ से 2 जा रहा है, फिर यहाँ पे 6 जा रहा है, यहाँ से 4 जा रहा है। तो यहाँ से 8 से 6 के बीच में ड्रॉप हुआ, और यहाँ से 2 के 4 के बीच में इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ से 2 का ड्रॉप है, यानी कि 2 एम्पियर करंट यहाँ से नीचे मूव किया है। तो बी और डी का करंट निकालना था अपन को, है ना, द करंट। तो 2 एम्पियर आ गया अपना। देन उसके बाद एक कोई स्क्वायर है, एक कोई वायर है आर रेजिस्टेंस की, उसको स्क्वायर में बेंड किया अपन ने। तो बेंड किया तो R/4 टाइम्स पे कटेगा वो, है ना। देन उसके बीच में से भी डिवीजन मार दिया 2 2, तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगी अपनी रेजिस्टेंस आएगी R/8 और R/8। देन हमने अगर यहाँ से करंट भेजा ई पॉइंट पे, देन यहाँ से निकला, सी से निकला, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा अपना, है ना। तो ये R/8 और बची हुई ये R/8 और ये 3R/4, है ना, ये सब पैरेलल में। तो ये टोटल निकल के आएगा 7R/64। समझ गया होगा तू, ये देख डायग्राम देख के समझ जाएगा, है ना। देन एडवांस का क्वेश्चन है मैश प्रॉब्लम वाला, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपन अपन ने यहाँ ए पे करंट भेजा है और बी से निकाला है, तो बीच की रेजिस्टेंस बतानी है ना। तो अपन ने कोई आई करंट भेजा मानो यहाँ पे, तो वो 4 पार्ट्स में बटी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना। ये इनफाइनाइट मैश है अपनी। और वैसे ही अपन ने बी से निकाला, तो बी में करंट आया, क्योंकि बाहर निकलना है ना, तो इस पे इसकी तरफ आएगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ से बाहर निकल गया। अब इन दोनों इमेजेस को मैं सुपर इम्पोज करूँगा, एक के ऊपर एक रखूँगा, तो मैं देखूँगा कि I/4 की डायरेक्शन इस साइड है, और ये वाली I/4 की डायरेक्शन भी इस साइड है। तो ये दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे, है ना, इन ऑल डायरेक्शन I/4। ठीक है, तो I/4 ऐड होके I/2 बना। अब करंट कब आधा बढ़ता है, जब जो रेजिस्टेंस होती है वो आधी हो जाती है। तो इन दोनों, जब रेजिस्टेंस सेम हो जाती है ना, तो करंट आधा हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, है ना। वैसे ही ये हनी बीज वाला प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे अगर हेक्सागोनल लिया है शेप, या बेंजीन लिया, डायरेक्ट याद कर लो यार अब तो, है ना, 2R/3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, n रोज ईच कंटेनिंग m सेल्स इन सीरीज। m सेल है सीरीज में, जिसमें n रोज हमारी पैरेलल में लगी है, और 3 ओम का रेजिस्टेंस बाहर लगा हुआ है। तो इफ़ टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज यूज्ड इज 24, तो एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 0.5, तो वैल्यूज़ ऑफ m एंड n बतानी है। तो टोटल सेल्स है 24, तो इसको m इंटू n लिख सकते हैं अपन 24, है ना। अब ये कैसे लिखा, मतलब कि अगर मान लो m सेल 100 दी होती और n 3 रो दिए होते, तो टोटल सेल कितने लिखते हैं अपन, 100 इंटू 3 300, है ना। वैसे ही m इंटू n 24 लिख दिया अपन ने टोटल सेल। तो करंट मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम करंट की क्या होता था कि नेट नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, है ना। तो अपना ये आया था, ये सॉल्व करेंगे अपन, तो R इज इक्वल्स टू M/R/N आएगा, ठीक है। तो R एक्सटर्नल अपना 3 के बराबर था, देन ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 के बराबर था, तो ये रखा अपन ने। देन एक ये वाली इक्वेशन रखी, दोनों को सॉल्व किया, M और N की वैल्यू आ जाएगी, है ना। देन उसके बाद फॉर अ ग्राफ, द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस पोटेंशियल टर्मिनल्स द सेल्स एंड करंट थ्रू, कैलकुलेट द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। तो ये V और I का ग्राफ है, तो इसमें देख सकते EMF, ये पहले EMF निकालना है। तो EMF कब आता है अपना, EMF बराबर होता है डेल्टा V के, जब करंट हमारा ज़ीरो हो। तो इस ग्राफ के हिसाब से करंट अपना करंट यहाँ पे ज़ीरो है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है, और यहाँ पोटेंशियल 2 है। तो पोटेंशियल 2 है, करंट 0 है, तो ये EMF अपना 2 के बराबर आ गया, ठीक है। देन उसके बाद अगर अपन पोटेंशियल ड्रॉप देखें, इंटरनल
इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए अपन को पोटेंशियल ड्रॉप देखना पड़ेगा। तो जब करंट यहाँ पे 5 था तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 0 थी। यहाँ पे देखो पोटेंशियल V 0 आ रहा है और करंट 5 आ रही है ना। तो अपन ने ई एम एफ माइनस आई आर लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस ई एम एफ रखा 2, करंट रखा 5, आर निकल के आया और पोटेंशियल डिफरेंस 0 था तो आर निकल के आ गया। देन फाइंड द करंट थ्रू 3 रजिस्टर्स इज शोन इन फिगर, है ना। इन 3 रजिस्टर से निकालना है। तो ये देख सकते हैं अपन अपोजिट पोलैरिटी का है, तो नेट इफेक्टिव अपनी वोल्ट क्या आएगी, 2 वोल्ट निकल के आएगी, है ना। देन करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो आगे मूव करेगा, फिर करंट देखेगा 2 रास्ते हैं, एक तरफ रेजिस्टेंस है, एक तरफ खाली वायर है। रेजिस्टेंस में क्यों जाएगा, खाली वायर से और तो जाएगा, तो रेजिस्टेंस किसी काम का ही नहीं है अपने, है ना। फिर ये वाला रेजिस्टेंस पे आएगा, फिर ऐसे वापस बैटरी में जाएगा, तो अपना डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। और ये दोनों अपने सीरीज़ में है, 4 6 10 और 2 वोल्ट, तो 2/10 आएगा V/R का रेशियो। करंट अपनी 0.2 एम्पेयर आएगी। देन तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, इन द गिवन सर्किट आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस रीड्स 2 वोल्ट, है ना। ये जो 10 ओम है इसके अक्रॉस 2 वोल्ट का रेजिस्टेंस जा रहा है, और अगर ये दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम जाता है, तो 15 ओम के अक्रॉस भी 2 वोल्ट जाएगा, 2 वोल्ट गया, है ना। देन इसके अक्रॉस कुछ वोल्ट जाएगा। तो ये दोनों ईएमएफ दिख रही है अपनी 1.5 वोल्ट की, इसको जोड़ के लिखूँगा 3 वोल्ट हो जाएगा, है ना। देन इनके एक एक ओम के इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ूंगा, 2 ओम हो जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद अपन इसका करंट निकाल सकते हैं, इसका करंट निकाल सकते हैं, है ना। तो I1 अगर मैं निकालूंगा, I1 ये वाला है, ये छोटा वाला, तो I1 इज आई इज इक्वल्स टू V/R। तो V अपनी 2 दी है, R अपनी 10 दी है, तो ये अपन ने ये रख दिया, है ना। तो 0.2 आया। वैसे सिमिलरली I2 निकाल लूँगा, I2 आएगा 2/15, 2 वोल्ट और 15 ओम का रेजिस्टेंस, तो कुछ करंट निकल के आएगा। देन ये दोनों करंट जाएंगे और यहाँ पे टोटल करंट निकल के आ जाएगा, है ना। और ये वही करंट है जो यहाँ से गया था, फिर इधर बटा था, फिर वापस जाके मिल गया। तो टोटल करंट अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आएगा अपना 1/3, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 1/3 आएगा, है ना। देन यही टोटल करंट इसके अक्रॉस पास होगा। तो यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं अपन, अपन को रेजिस्टेंस पता है, टोटल करंट पता है, तो V इक्वल्स टू IR लगाऊंगा, 2 इंटू 1/3, 2/3 वोल्ट ये आ गया, यहाँ का वोल्टेज आ गया। फिर करंट अपना नीचे मूव करेगा, फिर उसके बाद इस ओम के इस रजिस्टर के अक्रॉस जाएगा, तो इसके पास आएगा अपना बचा कुचा वोल्टेज, है ना। तो जैसे 3 यहाँ से इस बैटरी ने फेंका था, यहाँ पे इसने 2 वोल्ट लिया, तो 3 -2, फिर यहाँ पे 2/3 वोल्ट लगा, -2/3 बचा कुचा इसके पास आया, तो 1/3 वोल्ट आया इसके पास, है ना। अब मेरे को इसी का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था, ये R जो है स्मॉल r पूछा है इनने, ये देखो, है ना। तो इसी का कैलकुलेट करना था, तो इसका V/R लगाऊंगा इसमें मैं। तो V/R लगाया, V आया 1/3, और I 1/3 रखा, R अपना 2R रखा, तो R आया 0.05 ओम, है ना, आ गया। तो 2 बैटरीज ऑफ डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड, सिंपल है तो, है ना। ये इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट सॉल्व करना है अपन को। ये दोनों को जोड़ेंगे, मतलब इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकाल लेना, R1 × R2, R1 + R2, है ना। तो 2/3 आएगा, इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट रखेंगे तो E1/R1 + E2/R2, ये कुछ आएगा, फिर इसमें R को मल्टीप्लाई कर देना, 5 आएगा। देन उसके बाद सेल ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम, है ना, मतलब पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम, पावर डिलीवर्ड कब मैक्सिमम होती है, जब करंट मैक्सिमम होता है। वो कौन सी कंडीशन होती है, R इक्वल्स टू R की कंडीशन। यहाँ पे M रो नहीं है, N सीरीज नहीं है, दोनों एक एक के बराबर है, तो R इक्वल्स टू R हो जाएगा। इन द गिवन फिर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लोइंग थ्रू सर्किट रजिस्टर X द वैल्यू ऑफ नियरेस्ट इंटीजर इज, है ना। तीनों पूरा सॉल्व करके बताता हूँ मैं। तो ये रेजिस्टेंस है, तीनों अपने पैरेलल में, है ना। ये इन तीनों को करूँगा सॉल्व, तो 1 किलो ओम आएगा। देन ये 5 किलो ओम, तो ये रजिस्टर का ये ऐसा डायग्राम बनेगा। देन 21 वोल्ट की बैटरी नीचे, 1 किलो वोल्ट इसका वो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं सर्किट का करंट निकालूंगा, टोटल करंट, तो अपन V/R रख सकते हैं। टोटल पोटेंशियल अपना 21 है, और टोटल इनको जोड़ूंगा मैं, 5 6 और ये 7, तो नीचे 7, तो 3 मिली एम्पेयर हमारी मूव करेगी टोटल करंट यहाँ पे, है ना, ऐसे। तो ये गई। फिर इसके अक्रॉस में निकाल सकता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप। 3 करंट दिया है 3 और पोटेंशियल दिया है 5, तो V को टू IR लगाया, 15 आया। देन 3 एम्पेयर, तीनों बटा 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर में, है ना, डिवाइड कर सकते हैं अपन, करंट डिवाइड हो जाता है पैरेलल में।
तो फिर इन तीनों के अक्रॉस निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे निकालें अपन, तो पोटेंशियल आएगा अपना वी इंटू वी इज इक्वल्स टू आई आर से आएगा 3 वोल्ट, है ना। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आके नीचे वाला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैटरी पूछेंगे, तो ई माइनस आई आर हो जाएगा। तो ई अपना यह था 21, आई आर निकालेंगे तो कितना आएगा, आई इसके अक्रॉस निकालेंगे बैटरी के अक्रॉस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, आई अपनी 3 एम्पियर जा रही थी और आर अपना 1 था, तो 21 माइनस 3 18 वोल्ट आया अपना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैटरी। तो इनके किरचॉफ लॉ आया। पहले पढ़ेंगे के सी एल अपन पढ़ चुके हैं। के सी एल कुछ नहीं है, के सी एल अपना वही नोडल एनालिसिस, है ना। तो अपन इनकमिंग करंट को नेगेटिव लेते हैं, याद रखना, जैसे यहाँ बताया है, इनकमिंग करंट को नेगेटिव लेते हैं, आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं। सॉल्व करना तो आता है अपन को, ठीक है। कि मतलब ये एक नोड पकड़ो, फिर उसके बाद इसको हायर पोटेंशियल मानो, देन अक्रॉस में वी बाई आर लगा के ऐड करते जाओ और इक्वेट कर देना 0 से। तो यानी कि x-10/1, x-10/1, देन x-0/2, x-0/2, देन x-5/3, ठीक है। सिमिलरली अगर y होता तो y के लिए कर सकता था मैं। तो x निकल के आया अपना 6.70/11, जो कि अप्रॉक्स है 6.4 के, है ना। अब मैं करंट निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से अगर I1 करंट गया है, यहाँ तक I1 था, यहाँ से बटा I2 में, और यहाँ से बटा I3 बोल सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल बढ़ जाएगा तो I1 माइनस I2 बोलूँगा मैं, है ना। तो I1 I2 कैसे निकालेंगे, तो I1 निकाल सकते हैं डेल्टा V बाई आर से। तो डेल्टा वी कौन सा है अपना, ये इसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है, तो 10 माइनस 6.4, 10 माइनस का ये 6.4/1 से 3.6 एम्पियर। वैसे ही I2 निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। 6.4 माइनस का 0, फिर ये 2 के अक्रॉस फ्लो कर रहा है तो 3.2 एम्पियर, ठीक है। देन अपन KVL की बात करेंगे, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए लूप इज़ 0, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है ये। तो अगर आई और आर सेम डायरेक्शन पे होगा तो माइनस आई आर लेंगे। अगर अगर मतलब आई और आर सेम डायरेक्शन में और मैं इस साइड मूव कर रहा हूँ, है ना, इधर साइड मैं भी मूव कर रहा हूँ, लेकिन आई और आर इस साइड है और मैं इधर साइड मूव कर रहा हूँ, तो मैं प्लस आई आर लूँगा, ठीक है। और अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा हूँ तो प्लस ई लूँगा, नेगेटिव से निकल रहा हूँ तो माइनस ई लूँगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो मैं इसका बड़ा लूप भी ले सकता हूँ और ये 2 लूप से भी कर सकता हूँ, तो मैं छोटे छोटे लूप ही करूँगा, लूप 1 लूप 2। तो अगर मैं यहाँ से लूप 1 ले लूँ ऐसे नीचे से ऊपर, तो मैं इस साइड से निकल रहा हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा हूँ तो +10, फिर मैं इधर साइड मूव कर रहा हूँ तो करंट भी इधर साइड ही मूव कर रहा है, I1 करंट, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस आई इंटू आर, अपना यहाँ 1 था। देन उसके बाद में नीचे मूव किया I2 करंट लेके, तो यहाँ नीचे जा रहा हूँ तो माइनस आई आर हो जाएगा, तो I2 इंटू 2, तो इज इक्वल टू 0। फिर करंट गया ऐसे सीधा बैटरी पे, ख़त्म लूप। देन सेकंड लूप लूँगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, +5 लिया, +5 निकला, फिर ये अपोजिट में जा रहा हूँ मैं, है ना। करंट इस साइड आ रहा है, मैं इस साइड जा रहा हूँ, तो प्लस आई आर हो जाएगा, यानी कि 3 × I1 - I2, ये हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में नीचे मूव किया, अब नीचे मूव किया तो करंट भी सेम डायरेक्शन, मैं भी सेम डायरेक्शन में, तो माइनस आई आर लूँगा, तो -I2 × 2, ये आ गया, =0 पुट करो, सॉल्व करो, आ जाएगा I1 I2, ठीक है। फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, तो ये अपन ने देखा है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, अगर इधर साइड से पॉजिटिव साइड से निकला मैं तो प्लस ही लूँगा, नेगेटिव साइड से निकला, जैसे यहाँ से मूव कर रहा हूँ और यहाँ से निकला मैं, तो माइनस ही लूँगा, पता है अपन को, है ना। देन सेम अगर करंट इस साइड है, रजिस्टर इस साइड है, इस साइड से निकल रहा हूँ तो माइनस आई आर लूँगा, अपोजिट साइड से निकल रहा हूँ तो प्लस आई आर लूँगा। ऐसी कैपेसिटर में अगर प्लस आई से माइनस आई जा रहा हूँ तो माइनस क्यू सी लूँगा, और अगर माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो प्लस क्यू सी लूँगा। इंडक्टर में वही L/di/dt हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं ये वाला क्वेश्चन देखूँ, तो VA - VB पूछ रहा है, तो ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये, है ना। यहाँ से 2 एम्पेयर आया, यहाँ से 3 एम्पेयर आ रहा है, तो 5 एम्पेयर यहाँ पे ये वाले वायर पे आ रहा है। देन आगे 7 एम्पेयर जा रहा है, तो मतलब नीचे से 2 एम्पेयर आ रहा होगा, तब जाके यहाँ 7 हो रहा है। अब मैं नीचे आके देखूँगा तो यहाँ पे 6 एम्पेयर दिखा रहा है ना। तो अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 8 होना चाहिए इस रजिस्टर के ऊपर, तभी ये 8 यहाँ पे था, 2 ऊपर गया तो यहाँ पे 6 बचा। आगे आगे गया तो 2 एम्पेयर ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, तो बचा कुचा 4 एम्पेयर आगे की तरफ जा रहा है।
अब ये पूरी सीरीज़ में सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ से पोटेंशियल एट ए, फिर यहाँ से मूव किया तो नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से निकला तो माइनस ई, देन अपोजिट में जा रहा हूँ तो प्लस आई आर लूँगा, यानी कि 4 × 2 8, अपोजिट जा रहा हूँ 6 × 2 12, अपोजिट जा रहा हूँ 8 × 16, देन यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकला तो प्लस ई। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। देन इसका कैलकुलेट करूँगा तो वी ए माइनस वी भी 36 आ जाएगा। देन ये कोई क्वेश्चन है, फॉलोइंग करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, है ना, इस पे रेजिस्टेंस निकाल के बताओ। तो यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। जैसे इस बार मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को मैंने 0 वोल्ट मान लिया, अब है ना यहाँ पे 0 वोल्ट, तो पूरा वायर सेम है तो यहाँ पे भी 0। अब यहाँ से यहाँ गया हूँ तो कुछ ड्रॉप हुआ होगा तो उसको x मान लिया। ठीक है, वैसे ही माइनस वाले को अगर यहाँ 0 मान रहा हूँ तो इसको नेगेटिव वाले को मेरे को -20 मानना पड़ेगा। ठीक है, वायर सेम है, यहाँ -20। ठीक है, फिर उसके बाद अगर x, ये तो सॉल्व किया वाला है ना, देन x से यहाँ पे आगे गया मैं, बैटरी आ गई साला, यहाँ अटक गए। तो बैटरी से देखो अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा हूँ मैं तो ये x + 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा होता ना, यहाँ से उल्टा जा रहा होता मैं, तो यहाँ पे लेता x - 10। ठीक है, देन वही नोडल एनालिसिस है कि एक इसकी निकालो, एक इसकी निकालो, एक इसकी निकालो। लेकिन हाँ, अगर एक चीज़ और कि यहाँ पे तो लिख दूंगा मैं x - 0/40, है ना, जैसे ये लिख दिया। फिर उसके बाद इसका लिख सकता हूँ x - -20/10, ये लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ कैसे लिखूँगा, मैं बैटरी आ गई तो मेरे को इसके बाजू वाले को, बाजू वाला नोड पकड़ो और इसको हायर मानूंगा मैं, तो x + 10 -20/20, है ना, ये बैटरी आएगी तो ये करेंगे, बाजू वाले को हायर मान लेंगे। देन इक्वेशन सॉल्व करूँगा, x की वैल्यू 20 आ जाएगी, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20। तो पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो v = IR में रेजिस्टेंस 0 तो करंट भी 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ भी मान लो। नेगेटिव वाले को जैसे इस बार 0 मान लिया, वहाँ पे पॉजिटिव वाले को 0 माना था, तो नेगेटिव वाले को 0 माना है, पॉजिटिव वाले को +10 मान लो, है ना। अब यहाँ से रजिस्टर आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा कुछ x, मेरे को नहीं पता, मैं x मान लिया। फिर आगे गया हूँगा, कुछ और ड्रॉप हुआ होगा, y मान लिया। ठीक है, देन 0 यहाँ पे माना था, वायर सेम है, यहाँ पे 0, सेम वायर जा रही है, यहाँ पे 0। बीच में रेजिस्टेंस आया होता अगर यहाँ पे, तब ड्रॉप हुआ होता, है ना, लेकिन नहीं है, खाली वायर, तो यहाँ पे भी 0। तो अब सारे हो गए, अब एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो जैसे x वाला नोड पकड़ लिया अपन ने, तो ये x - 10/1, फिर x - 0/1, है ना, x - 10/1, x - 0/1, देन x - y/1, ये भी आ गया। देन इससे कुछ इक्वेशन आएगी। सिमिलरली मैं y के लिए भी सॉल्व कर सकता हूँ, है ना, ये वाला एक नोड आ गया y -10/1, देन y - x/1, देन ये तीसरा नोड है y - 0/1, है ना, ये तीनों आ गए। इससे इक्वेशन लिखी, दोनों को सॉल्व किया, x 5 आया, y 5 आया, है ना। देन ये वाला देखूँगा तो इस बार पॉजिटिव टर्मिनल की वाली बैटरी को अपन ने +20 मान लिया, नेगेटिव वाली को 0 मान लिया, फिर सेम वायर है 0, है ना। अब अगर मैं ऊपर देखूँ तो इस बैटरी के लिए ये वाला 0 आ रहा है ना, नेगेटिव वाले के लिए, तो पॉजिटिव वाला अपना +10 हो जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, तो x y कुछ भी मान लो, है ना। देन ऊपर अगर मैं देखूँगा तो यहाँ भी ड्रॉप हुआ होगा, तो यहाँ पे अगर x माना तो यहाँ पोटेंशियल सेम है तो यहीं पे x मान लिया अपन ने। ठीक है, समझ गया, बेसिक था। फिर नोडल एनालिसिस कर लो, x को पकड़ा तो एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो x - y/2, x - 0/3, x - 20/10। फिर y वाला पकड़ेंगे तो y - 10/6, y - x/2, y - 0/1। ठीक है, ये आया, x y की वैल्यू आ जाएगी। देन तीसरा वाला करेंगे तो ये बैटरी है, पॉजिटिव वाले को +20 ले लिया, नेगेटिव वाले को 0 ले लिया। ठीक है, देन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऊपर वाली बैटरी के लिए पॉजिटिव टर्मिनल 0 आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल 0 आ रहा है, तो नेगेटिव वाले को -10 लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए मेरे को। ठीक है, देन रजिस्टर बीच में आ गया, वरना यहाँ 10 आ जाता, तो इसके अराउंड कुछ ड्रॉप हुआ होगा x, है ना, यहाँ पे कुछ x ड्रॉप हुआ होगा, वायर सेम है नीचे भी, तो इधर ही x मान लिया अपन ने, है ना, वहाँ भी मान सकते हैं, लेकिन इसी के अराउंड निकालना है अपन को। देन नीचे वाले के लिए भी x होगा, देन इसके अराउंड फिर ड्रॉप हुआ होगा कुछ, तो यहाँ y हो गया होगा। ठीक है,
तो अभी नोडल हाँ, और हाँ मैं आगे जब मूव करूँगा तो यहाँ बैटरी आ गई अपनी। तो बैटरी के लिए मैं नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा हूँ तो x-40 हो जाएगा। ठीक है, बैटरी उल्टी होती तो x+40 हो जाता। ठीक है, फिर नोडल एनालिसिस लगाऊंगा तो इसको फर्स्ट नोड इसको माना तो x-0/8, देन x-y/4, x-40, x-40/-y/4। देन यहाँ पे बैटरी आ गई तो इसको हायर पोटेंशियल मान लिया, इस वाले x को, तो इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा x-10/4। देन नीचे वाला ब्रांच देखेंगे तो x-y/2 है ना, जैसे यहाँ पे ये पूरा। देन सिमिलरली y के लिए यहाँ से ये निकाल लो, यहाँ से ये निकाल लो, यहाँ से ये निकाल लो। इसमें कहीं बैटरी अपनी फंस तो नहीं रही है? हाँ, तो सोल्व कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन में यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी दी है, तो इधर साइड पॉजिटिव वाले को 0 मान लिया तो नेगेटिव वाले को -20 मान लो, है ना। इसको -20, सेम तार है यहाँ पे -20, देन इसको 0 माना था, सेम तार है यहाँ पे 0। ठीक है, देन आगे बढ़ा तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, मेरे को नहीं पता क्या है, x मान लिया। देन नीचे आया, बैटरी देखी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला तो प्लस होगा, यानी कि x+40 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ हर जगह पे हो गया -20 -20 0 0 x+40 हर जगह आ गया। अब नोडल एनालिसिस कर सकता हूँ, x माइनस ऑफ -20/2, और यहाँ पे मैं यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, मतलब बैटरी आ गई, तो यहाँ पे इसको मान लो हायर पोटेंशियल, तो x तो यहाँ पे 2 आएगा ना। x+40 -20, यहाँ देखो है ना, x+40 -20/4, देन x+40 -0/2, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, देन एक ये वाला नोडल एनालिसिस x-0/4। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लूँगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देन करंट वन निकालना था रेजिस्टेंस R में से। वैल्यू ऑफ R द करंट इन गैल्वेनोमीटर इज़ 0, है ना। गैल्वेनोमीटर ये रहा। अब बोल रहे हैं इसमें 0 करंट जा रहा है, इसमें 0 करंट जा रहा है, मतलब इस पूरी तार में से यहाँ से लेके यहाँ तक 0 करंट जा रहा है ना। तो अपन ने टर्मिनल्स ये 2 वोल्ट का दे दिया है, नेगेटिव वाले को 0 मान लिया, ठीक है, पॉजिटिव वाले को 2 मान लिया, तो ये 2 2 सेम तार है यहाँ तक 2, देन आगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब इस बैटरी के नेगेटिव के लिए भी 0, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव वाले को 12 लिया, अब यहाँ पे 12, यहाँ पे 2, पोटेंशियल ड्रॉप दिख गया, हर जगह की मार्किंग हुई है, यहाँ पे 0 है। तो करंट अपना ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, ये इस तार में जाएगा ही नहीं, यहाँ नीचे चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे निकाला तो 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर यहाँ से नीचे मूव कर रहा है। अब यहाँ से V=IR से यहाँ का करंट निकाल लेंगे, तो I=ΔV/R, डेल्टा वी यहाँ पे 2 - 0 2 - 0/R I अपना 2 एम्पियर था, R आ गया 1 ओम। ठीक है, सर्किट शोन द गिवन फिगर, V निकालना है अपन को, याला V, है ना। तो यहाँ पे 0 मान लिया, नेगेटिव वाले को, ऊपर वाले को V मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से अपना रजिस्टर बीच में आया तो कोई एक्स पोटेंशियल पे आया होगा। देन ये तार एंड तक कनेक्टेड है, तो इस तार और इस तार की पोटेंशियल सेम होगी, तो यहाँ पे एक्स। ठीक है, अब करंट अगर इधर साइड मूव किया होगा तो यहाँ की पोटेंशियल कुछ वाई, देन ये दोनों तार सेम है तो यहाँ की पोटेंशियल कुछ वाई। ठीक है, तो अभी मैं ध्यान से देखूँ, मतलब यहाँ की 0, यहाँ की 0। ठीक है, ध्यान से देखूँ तो एक्स वाई एक अलग तार है, ये वाली एक्स वाई एक अलग तार है, ये वाली एक्स वाई एक अलग तार है, तीनों अपनी पैरेलल में आ जाएगी रजिस्टर्स। ठीक है, ये तीनों अपन ने पैरेलल में लिखा, और ये 4 वाला अलग से था सीरीज़ में, तो ये यहाँ पे ये, और ये 6 वाला भी अलग था, वाई और 0 ही अलग था, है ना। यहाँ पे ये लिखा, रेजिस्टेंस पूरी कैलकुलेट करी अपन ने, तो रजिस्टर कुछ आ रही होगी। टोटल करंट दिया था 5 एम्पियर, V वोल्ट पूछा था, V=IR लगाऊंगा, V टोटल इंटू I टोटल बाय R टोटल। ठीक है, तो 5 एम्पियर का करंट और 20 ओम का रेजिस्टेंस, तो 100 वोल्ट की बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है R1 R2 R3 कुछ दिया है, मार्किंग कर ली अपन ने। ठीक है, शॉर्टकट ये है यहाँ का कि आप पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको, है ना। मान लो करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये R1 और ये वाला R1 तो सीरीज़ में आ गए, तो इसको लिख लिया भाई 10 और 10 20 अपन ने। दैन सिमिलरली ये वाला करंट ऐसे मूव करेगा, तो ये वाला R1 और ये वाला R1 करंट तो दोनों रेजिस्टर में पास करेगा सीरीज़ में, तो इन दोनों को सीरीज़ में ले लो, है ना। बीच वाले को मत लेना, बीच वाले को ऐसे करके मत जोड़ देना, यहाँ से लिया ऐसे जोड़ दिया R1 R2, ऐसे नहीं, बीच वाले को बीच में ही रहने दो, है ना।
ठीक है। अब सिंप्लीफाइड डायग्राम कुछ ऐसे हो गया। अब मैं पोटेंशियल बांट सकता हूँ। यहाँ पे ज़ीरो लिखा, तीनों बैटरी के नेगेटिव के लिए ज़ीरो हो गया है ना, नेगेटिव टर्मिनल सबके लिए ज़ीरो हो गया। ये प्लस वाला +2 से यहाँ निकला पॉजिटिव टर्मिनल से, ये वाला +4 यहाँ से निकला, बीच में पोटेंशियल ड्रॉप आया x, मेरे को नहीं पता था, है ना। फिर उसके बाद अब यहाँ नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं, तो x की वैल्यू अपनी 10/3 निकल के आएगी। देन जो भी पूछा था वोल्ट वगैरह निकाल देना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ये कोई सर्किट है, तो बी डी वी बी माइनस वी डी पूछा था। तो पहले ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ओम, यहाँ पे 200 ओम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इससे करंट निकाल रहा हूँ, पहले उसके बाद इसकी पोटेंशियल निकालूंगा, ठीक है। तो मैंने ये निकाला, फिर मैंने करंट कैलकुलेट करा I1 I2, तो ये 2/5 और 1/5 आया, ठीक है। और टोटल करंट हमारा 3/5 था। फिर उसके बाद मैंने इंडिविजुअल पोटेंशियल्स निकाले, तो यहाँ का पोटेंशियल निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है R1 R2 R3 कुछ दिया है, मार्किंग कर ली अपन ने, ठीक है। शॉर्टकट ये है यहाँ का कि आप पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको, है ना। मान लो करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये R1 और ये वाला R1 तो सीरीज़ में आ गए, तो इसको लिख लिया भाई 10 और 10 20 अपन ने। दैन सिमिलरली ये वाला करंट ऐसे मूव करेगा, तो ये वाला R1 और ये वाला R1 करंट तो दोनों रेजिस्टर में पास करेगा सीरीज़ में, तो इन दोनों को सीरीज़ में ले लो, है ना। बीच वाले को मत लेना, बीच वाले को ऐसे करके मत जोड़ देना, यहाँ से लिया ऐसे जोड़ दिया R1 R2, ऐसे नहीं, बीच वाले को बीच में ही रहने दो, है ना, ठीक है। अब सिंप्लीफाइड डायग्राम कुछ ऐसे हो गया। अब मैं पोटेंशियल बांट सकता हूँ। यहाँ पे ज़ीरो लिखा, तीनों बैटरी के नेगेटिव के लिए ज़ीरो हो गया, है ना, नेगेटिव टर्मिनल सबके लिए ज़ीरो हो गया। ये प्लस वाला +2 से यहाँ निकला पॉजिटिव टर्मिनल से, ये वाला +4 यहाँ से निकला, बीच में पोटेंशियल ड्रॉप आया x, मेरे को नहीं पता था, है ना। फिर उसके बाद अब यहाँ नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं, तो x की वैल्यू अपनी 10/3 निकल के आएगी। देन जो भी पूछा था वोल्ट वगैरह निकाल देना, ठीक है। ये कोई डायग्राम दिया है अपन को, है ना, तो काम ये करना है, है ना, बी और डी का अपन को पोटेंशियल निकालना है। तो पहले हम करंट निकालेंगे, फिर उसके बाद नोडल एनालिसिस लगाएंगे, ऐसे मूव करेंगे, देन कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये और ये सीरीज़ में दिया रेजिस्टेंस, ये और ये सीरीज़ में दिया है लिखा, तो ये 100 ओम आया, ये 200 ओम आया, ठीक है। अब मैं I1 I2 निकालूंगा, तो I1 कैसे निकाला अपन ने, V = IR से, V अपना यहाँ पे 40 वोल्ट है, पोटेंशियल तो सेम ही रहता है पैरेलल में, पोटेंशियल 40 वोल्ट नीचे, और ये रेजिस्टेंस 100, ये आया 2/5, I1 आया 2/5। सिमिलरली I2 निकाला, I2 आया 1/5, है ना, टोटल करंट आया अपने 3/5। तो अभी मैं नोडल एनालिसिस के लिए B से D मूव करूँगा, है ना, क्योंकि VB माइनस VD पूछा था। तो ऐसे मूव करूँगा, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो +IR, है ना, VB +IR 16 आएगा अपना। देन करंट के साथ साथ जा रहा हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, -IR, तो -18 = VD, VB माइनस VD निकालूंगा 2 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस B और A का पूछा था, तो मैं यहीं से इसी रास्ते से पकड़ूंगा और नोडल एनालिसिस लगाते चलूँगा, ये आ जाएगा, ठीक है। मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज अपना ऐसा दिखता है। दो कंडीशन होती हैं, जब या तो बीच वाले रजिस्टर्स में से करंट पास कर रहा हो या ना कर रहा हो। जब ना कर रहा हो, है ना, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, तो IG = 0 जब आए तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। R1/R2 R3/4, R1/R2 R3/4, ठीक है। तो वी कैन अज्यूम एंड रिमूव, हमको ये काम तो करता नहीं है, तो हम इसको रिमूव करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में IG की वैल्यू 0 नहीं होती, मतलब ये रजिस्टर भी काम में आ रहा होता है अपना, तो उसको नोडल एनालिसिस सॉल्व करते हैं अपन। देन और भी टाइप के व्हीटस्टोन ब्रिज इसी को मॉडिफाई करके ऐसे दिखते हैं। ये बटरफ्लाई वाला व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये तो देखा भी है अपन ने, है ना। देन मीटर ब्रिज किस काम आता है, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। 1 मीटर की वायर होती है, ये पूरी वायर होती है 1 मीटर की, ये नोन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी को मॉडिफाई करके हमने यहाँ पे ये लिखा है नोन अननोन, और ये ρ = L/A और रो 100 - L/A। कंडीशन लगाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की, RK/RU दिस बाय दिस, तो अननोन रेजिस्टेंस की फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, डिराइव कर सकते हैं। देन ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक ये है, एक ये है, तो x/18
x/18 2/6, ये काम का नहीं आएगा अपना, है ना। x/18 2/6, x की वैल्यू 6। देन इन द फॉलोइंग डायग्राम द गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, है ना। ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये वाला और ये पैरेलल में है, तो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ठीक है। ये आ गया अपना। देन आर की वैल्यू 25 आएगी। देन कलर कोडिंग है, अभी डिलीटेड है, होगा तो बाद में पढ़ लूँगा। पी एन क्यू आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल व्हेन आर इक्वल्स टू 400। पहली कंडीशन ये थी, पी क्यू दिया था, आर 400 था, ये एक्स था, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा, ये आया। देन ऑन इंटरचेंजिंग पी एंड क्यू, पी और क्यू इंटरचेंज हुए और आर की वैल्यू 405 हो गई, 400 से हमारी, है ना। ये क्यू और पी इंटरचेंज हुए, आर की 405 हो गई, तो इसको ये लिखा अपन ने। देन इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कुछ कुछ आएगा, है ना। अप्रॉक्सीमेटली 402 आ रहा था। देन मैक्सिमम पावर वाली कंडीशन में क्या क्या कंसेप्ट होता है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पूरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो करंट अगर यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकाला अपन ने, नीचे गया ऊपर गया, यहाँ पे ये दोनों सीरीज़ में आ गए, इसको 2R मान लो, ऊपर करंट गया, ये ऐसे ही रहेगा। देन करंट यहाँ से यहाँ गया होगा, ये दोनों आ गए 2R, ये नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, करंट नीचे जाते जाएगा, तो R, ये वाला R, ये दोनों मिला के ये 2R, ये 6R बीच में, ये वाला ये मिला के 2R, नीचे वाला 4R, ठीक है। अब ये बन गई अपनी व्हीटस्टोन वाली कंडीशन, बीच में से कुछ नहीं जा रहा, तो ये दोनों सीरीज़ में आ गए अपने, R और 2R, और 2R और 4R, ये 3R, ये 6R, ये आया, ये पैरेलल में मानो और इसको इक्वेट कर दो इंटरनल रेजिस्टेंस के, है ना। ये इंटरनल रेजिस्टेंस 4, इन दोनों का पैरेलल यहाँ पे रखा, R की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। देन नेक्स्ट कंडीशन, ये रिपीट हो सकता है, एडवांस ने पूछा था। यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, एक्स कितने रेजिस्टेंस का है ये पूछा है, और बोला है कि जो नल पॉइंट है वो 52 सेंटीमीटर दूर है, 52 सेंटीमीटर यहाँ से दूर है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर का पूरा था, बचा हुआ क्या होगा 48, और एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, 1 सेंटीमीटर यहाँ का एंड करेक्शन, 2 सेंटीमीटर यहाँ का एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या होता था, जो एक्स्ट्रा वायर लपेटने के लिए चाहिए होती थी, वो वाला लेंथ, ठीक है। तो हमने व्हीटस्टोन की कंडीशन लगाओ, x/10, x/10, और यहाँ पर रेजिस्टेंस दिए नहीं है, तो हम डायरेक्ट लेंथ से ही कर सकते हैं, ठीक है। रो और एरिया को 1 1 मान के डायरेक्ट लेंथ से इक्वेट कर दो, 52 + 1, है ना। ये 52 + 1 और ये 48, 48 + 2, ये रखा, एक्स की वैल्यू निकाली। देन आता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड पावर। तो हीटिंग का फॉर्मूला होता है I²RT, V²/R × T या VIT, ठीक है। ये हीटिंग के हैं। देन पावर का I²R, V²/R और VI, ठीक है। I²R, V²/R और VI, ठीक है। देन बल्ब और ब्राइटनेस में, ये कोई बल्ब है, बल्ब के अंदर वायर होता है टंगस्टन का, और ये इफ़ेक्ट नहीं होता टेम्परेचर चेंज करने पे, ठीक है। और मैं जो भी बाज़ार से बल्ब लेके आऊँगा, उस पर जो पावर और वोल्टेज लिखा होगा वो P रेटेड और V रेटेड होता है। इसका मतलब कि जैसे V रेटेड दिया है 220, तो 220 वोल्ट पे ये 100 वोल्ट जाके जलेगा, एग्जाम्पल के लिए, है ना। ये मतलब ये होता है उसका। तो सबसे पहले मेरे को काम क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, या मैं बोलूँ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालना है ना, ये R बल्ब ही मान लो इसको। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब के लिए निकालूंगा मैं V रेटेड का स्क्वायर बाय P रेटेड, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस जैसे इन दोनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, इसका ज़्यादा आएगा। 100 वोल्ट का बल्ब, 50 वोल्ट का बल्ब, दोनों चल रहे हैं 220 पे, है ना। इंडिया पे 220 ही चलता है, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी 50 वाले की, है ना। तो ये जीत जाएगा। देन P क्या होता था, V²/R, तो उसी को रेटेड में लिख दिया है भाई, है ना। V²/R होता था, तो उसको रेटेड के टर्म्स में लिख दिया, P रेटेड इज इक्वल टू V² का रेटेड बाय R। R को ऊपर लेगा यार, ये बन गया, ख़त्म कहानी, ठीक है। देन जब भी बल्ब की प्रॉब्लम आएगी, तो पहले तो अगर यहाँ बल्ब दिया है ना, और यहाँ V अप्लाइड है, तो बल्ब को रेजिस्टेंस में बदल लो, है ना। और पहले निकालते रेजिस्टेंस से फर्स्ट स्टेप पे रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालते थे, तो V रेटेड का स्क्वायर बाय P रेटेड, है ना। तो रेजिस्टेंस निकाल लिया। देन निकालो कि इस सर्किट में क्या करंट दौड़ रहा है ना। सर्किट के लिए V अप्लाइड बाय R0, है ना। ये रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब है या फिर, है ना, तो उससे निकल जाएगा। रेजिस्टेंस ये है, वोल्टेज ये है, इतनी सिंपल सी बात है, करंट इन्हीं दोनों के बेसिस पे निकलेगा, ठीक है। देन पावर इन सर्किट कैसे निकालते हैं, V²/R, है ना। तो V अपन को अप्लाइड वाला लेना है ना, ये रेटेड नहीं है। V²/R0, R0 ये वाला R0, और V² अप्लाइड वाला, ठीक है। देन निकाल लेंगे फिर R0 की क्या वैल्यू थी, V0² बाय P0, है ना। तो इसको यहाँ पर रख दिया, तो ये निकल के आ गया। तो
सर्किट का पावर निकल के आ जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में अगर कोई पावर दिया है तो ऑप्शन में भी वही पावर होगा, है ना, ये तो चूतियापा है। तो जब ये तब होगा जब V इक्वल होगा V0 के, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज इक्वल होगा V रेटेड के, है ना, तब जाके जो पावर रेटेड है वो सर्किट में इक्वल आएगी, ठीक है। अगर ये बड़ा छोटा देख लेना हिसाब। देन फाइनल कंक्लूजन में आऊँ मैं, तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब कैसे निकालेंगे। पहले जितने भी बल्ब हैं उनको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लो। ये जो बल्ब थे इनको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया, देन इनके रेजिस्टेंसेस निकालो, है ना, वी रेटेड का स्क्वायर बाई पी रेटेड से, सिंपल। फिर उसके बाद टोटल करंट निकालो, कितना फ्लो कर रहा है सीरीज सर्किट में या पैरेलल सर्किट में। देन उसके बाद हर एक रेजिस्टेंस के बिहाफ में वो निकालो, पावर निकालो, है ना, फाइंड पावर थ्रू ईच रजिस्टर, है ना। तो पहले P1 का निकालो, है ना, और ये P1 P2 ये P इन सर्किट है, ठीक है। तो पावर ऑफ सर्किट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू R1, ये R1, देन पावर सर्किट इनको आई स्क्वायर इंटू R2। जिसकी पावर ज़्यादा वो ज़्यादा ब्राइट। मान लो करंट यहाँ से गया, ये सीरीज़ में सेम करंट जाएगा, पावर इसकी कुछ कुछ थी, कुछ कुछ आई, आई स्क्वायर इंटू R1 करने पे इसकी कुछ कुछ आई, लेकिन इसकी ज़्यादा आई, तो R1 ज़्यादा ब्राइट होगा अपना, ठीक है। देन अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बल्ब दिए हों तो हम इसको ऐसे ऐड कर, जैसे पैरेलल की कॉम्बिनेशन करते हैं ना, पैरेलल पैरेलल रजिस्टर्स की, वैसे यहाँ पावर की एडिशन होगी सीरीज़ में, ठीक है। और यानी कि P/N टाइम्स, और ये R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड। तो जिसका वॉटेज कम होगा वो ज़्यादा शाइन करेगा यहाँ पे, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन नॉर्मली सीरीज़ में ऐसे ऐड करते थे रजिस्टर्स को, वैसे इसमें ऐड करेंगे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया होगा रजिस्टर्स का, सॉरी बल्ब्स का, है ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो ज़्यादा शाइन करेगा वाला बल्ब जहाँ पे जिसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, ठीक है।